नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर या फिर अदर यूनिवर्सिटी से बीएड आप कर रहे हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे जो आपका पेपर होगा शैक्षिक तकनीकी आईसीटी। तो दोस्तों, इससे संबंधित इसके पहले हम लोग 8 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वो वीडियो आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे चिंतन कौशल। तो चिंतन कौशल होता क्या है, थिंकिंग होता क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए देखते हैं चिंतन कौशल होता क्या है। चिंतन कौशल का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो चिंतन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषता, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चिंतन कौशल को सक्रिय बनाने वाले विभिन्न कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो चिंतन कौशल होता है, हम लोग चिंतन करते हैं उसको सक्रिय, कौन कौन ऐसे विभिन्न कार्य हैं जो कि सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एग्जाम के व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चिंतन के बाधक तत्व, यानी चिंतन के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बालकों के चिंतन स्तर को बढ़ाने के उपाय। ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको अगर देखा जाए पेपर के व्यू से तो ये एग्जाम में आता है कि बालकों के चिंतन स्तर को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं, वर्णन करें। तो दोस्तों, ये जो भी पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो भी 4 पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं चिंतन कौशल का अर्थ। तो चिंतन कौशल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अपने आप समझने का प्रयास करते हैं। आप खुद सोचिए कि चिंतन क्या होता है। चिंतन आप करते हैं तो क्या क्या उसका अर्थ निकलता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी सिलेबस के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसका अर्थ, उस सोचने के बाद क्या हम करते हैं, तो सोचने के बाद जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमें हल निकलता है। तो वही चीज़ है, चिंतन करने से किसी कार्य का हल प्राप्त होता है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। ठीक है, चिंतन क्या है, वर्तमान या भावी, जो वर्तमान में चल रहा है, या भावी आवश्यकता, वर्तमान में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें बीएड कर रहे हैं आप, बीएड में आपको 80 प्लस अगर मार्क्स लाना है तो आप अभी से चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद उसके अनुसार रणनीति बना करके आप तैयारी करेंगे तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये चिंतन कहलाता है। चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं। चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। चिंतन समस्या से प्रारंभ होकर, यानी चिंतन क्या है, चिंतन समस्या से प्रारंभ होकर समस्या के समाधान पर समाप्त हो जाती है। जैसे किसी भी वस्तु चीज़ के बारे में हम चिंता करते हैं तो पहले किसी भी समस्या को के बारे में चिंतन करते हैं, तो उसका जब चिंतन करने के बाद वो समाधान हमने वो हल ढूंढ लेता है, ये समाधान पर समाप्त हो जाती है। इसका संबंध समस्या पर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्ति समस्या को भिन्न भिन्न रूप से संबंधित समाधानित करता है। ठीक है, अब देखिए चिंतन की परिभाषा। दोस्तों, चिंतन की परिभाषा क्या होती है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चिंतन का अर्थ हम लोग लिखेंगे। पूछ देगा चिंतन के बारे में विस्तृत चर्चा करें, तो चिंतन के अर्थ के बारे में हम लोग लिख देंगे। अब चिंतन के परिभाषा के बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो चिंतन का परिभाषा क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए किन के अनुसार है, किन्स रॉस के अनुसार। तो किन्स रॉस के अनुसार ये बोलते हैं कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। जबकि मोहसिन महोदय के अनुसार ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि चिंतन समस्या समाधान संबंधित अव्यक्त विचार है, ये बोलते हैं। अब देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि
ये पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आप लोग अगर केवल पॉइंट अगर समझ जाते हैं तो आप चिंतन के बारे में पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। तो जो हम लोग दो परिभाषा देखे, परिभाषा को देखने के बाद जो ये पॉइंट है, निम्न पॉइंट है, इसको आप लोग देखिए। जैसे चिंतन मनन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन मनन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे तो दूसरा पॉइंट हो जाता है चिंतन की किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लक्ष्य है, कोई भी मेरा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ये चिंतन कहलाता है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी एक व्यवहार है। कोई भी आपके पास समस्या होती है, कोई भी एनीवे कोई भी समस्या होती है, तो उसका समाधान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चिंतन करते हैं, उसके बाद उसका हल निकाल लेते हैं। तो चिंतन समस्या समाधान संबंधी एक व्यवहार है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, चौथा पॉइंट हो जाता है आपका कि चिंतन एक अव्यक्त कल्पना है जो मानव के अंदर होता है। पांचवा पॉइंट हो जाता है आपका चिंतन मानसिक खोज पर आधारित एक क्रिया है। छठा पॉइंट आपका हो जाता है कि चिंतन एक प्रतीकात्मक क्रिया है। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दो पॉइंट और हैं। तो दो पॉइंट ये कौन कौन से हैं? तो सातवां पॉइंट हो जाता है कि चिंतन वास्तविक और काल्पनिक दोनों पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कि हम चिंतन करते हैं तो जो काल्पनिक चीज होता है, काल्पनिक जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, अंतरिक्ष के बारे में हम लोग कल्पना बहुत सारे लोग करते हैं कि तारा कैसे है, क्या क्या है, तो उस पर हम लोग थिंकिंग करते हैं, उस पर हम लोग सोचते हैं। सोच करके जो अपना ये मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिए गए निष्कर्ष को देख करके हम लोग अपना उस पर अर्थ उसका क्लियर करते हैं। तो इसी तरीके से चिंतन वास्तविक और काल्पनिक दोनों पर आधारित होता है। आठवां पॉइंट हो जाता है कि चिंतन प्राचीनतम में नवीनतम की भी सृजक है। ठीक है, ये 8 पॉइंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। अब देखिए चिंतन के प्रकार, चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल। तो चिंतन के मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 प्रकार हैं। इन पांचों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला प्रकार है इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो प्रकार है ये अभिसारी चिंतन। पहला क्या है? अभिसारी चिंतन। देखिए आपको एग्जाम में प्रकार से भी पूछ देगा, एक ठो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आता है उसमें दे देगा कि अभिसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन से आप क्या समझते हैं, अपसारी चिंतन से आप क्या समझते हैं, या ये भी क्वेश्चन दे देगा कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में क्या क्या अंतर है। आप अगर जानते रहेंगे कि अभिसारी चिंतन होता क्या है, अपसारी चिंतन होता क्या है, तो आप इसके अंतर को भी लिख लेंगे। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का आता है तो आप लिख सकते हैं। तो अभिसारी चिंतन के बारे में देखा जाए तो चिंतन का यह कौशल बालक की समस्या से संबंधित तत्वों को आपस में जोड़ना तथा नए का निर्माण करना है। इस प्रकार से यह कौशल संश्लेषणात्मक कार्य करता है। यानी इसमें क्या है, अपसारी चिंतन में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनको आपस में तथा नए का निर्माण करता है। यानी आपस में जोड़ना, जैसे एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से कैसे कनेक्ट होगा, वो आपस में कैसे सोचते हैं, चिंतन करते हैं और आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तथा नया निर्माण, किसी चीज का नया निर्माण के बारे में अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जबकि अपसारी चिंतन अगर देखा जाए तो अपसारी चिंतन में ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। वहाँ तो था कि अभिसारी में क्या था, उसमें समस्या का नया उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए अपसारी चिंतन में देखा जाए तो इसमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए किसी बिंदु के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में हम भिन्न भिन्न तरीकों से सोचते हैं, अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, तो क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन में और क्या क्या होता है इसके बारे में देखिए
एक सरल शब्दों में कहा जाए तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भी नए ऐसे चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। वही बात हुई कि किसी भी विषय वस्तु बिंदु पर हम अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, वो अपसारी चिंतन होता है। अब देखिए समीक्षात्मक चिंतन। तो समीक्षात्मक चिंतन क्या होता है? चिंतन का यह कौशल समीक्षा का कार्य करता है। चिंतन का यह कार्य समीक्षा का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम है, अगर एग्जाम कराना है तो उसमें क्या होता है कि चिंतन जो होगा वो समीक्षात्मक होता है कि मान लीजिए क्लास कैसे अरेंजमेंट कराना है, कितने बच्चे आएंगे, क्या क्या होगा, उसमें समीक्षात्मक होता है कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या इस पर बेनिफिट हो सकता है। हर एक चीज़ पर समीक्षात्मक एक बैठक होती है। समीक्षात्मक बैठक, उसमें चिंतन जो होता है वो क्या हो गया? समीक्षात्मक बैठक हो गई। तो इसमें समीक्षात्मक चिंतन क्या हो गया? चिंतन का यह कौशल समीक्षा का कार्य करता है। इस कौशल में बालक अभिसारी व अपसारी चिंतन द्वारा किसी भी कार्य के सही अथवा गलत होने का समीक्षा करता है। यानी जो अभी हम लोग अपसारी और अभिसारी चिंतन जो पढ़े हैं उसी के माध्यम से समीक्षात्मक कार्य किया जाता है। अब देखिए समस्या समाधानात्मक चिंतन, यानी कोई समस्या हो गई है उसका समाधान करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई समस्या होती है, उसका समाधान करने के लिए जो चिंतन करते हैं वो समस्या समाधानात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन का समस्या समाधान कौशल अधिगम स्थानांतरण का ही एक रूप है। यह कठिनाइयों पर विजय पाने का ढंग है। इस कौशल में बालक क्या करता है? समस्या का समाधान करते हेतु आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों ये देखिए जो समस्या क्या है, समस्या का समाधान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो समस्या, कोई भी हमारे सामने समस्या आती है उसको हम लोग क्या करते हैं? समस्या चिंतन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? चिंतन के माध्यम से उसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब निर्णय चिंतन, यानी लास्ट जो है वो क्या है? निर्णय चिंतन। तो निर्णय चिंतन क्या है? इसमें निर्णय ले लिया जाता है। चिंतन के इस कार्य द्वारा किसी भी समस्या के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। इसके लिए उपरोक्त वर्णित सभी कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अभिसारी चिंतन देखे, अभिसारी चिंतन के बाद अपसारी। अब देखेंगे चिंतन की विशेषताएं। तो चिंतन जो होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं? जैसे हम लोग देखें कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन हम कैसे करते हैं? सोचते कैसे हैं? मानसिक प्रक्रिया। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसी वर्तमान या भावी यहाँ कर लीजिए, भावी हो गया है, सॉरी, ये भावी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार का व्यवहार है। चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं। चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक है। इसके अलावा चिंतन की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये विशेषता पहली हो गई। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे, चिंतन हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये तो हम लोग देखते हैं कि जो युग चल रहा है इस समय, हर एक व्यक्ति चिंतित है। कोई धन के लिए चिंतित है, कोई आदमी के लिए चिंतित है, कोई नंबर के लिए चिंतित है, कोई लड़की के लिए चिंतित है। यानी हर एक इंसान कोई ना कोई रूप में चिंतित है। और वही सोचना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी कार्य के बारे में जो हम लोग सोचते हैं वही क्या है? चिंतन है। और चिंतन के बाद जो हम लोग अर्थ निष्कर्ष निकालते हैं वही चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं। तो चिंतन की तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये तो बार बार हम लोग देखें कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चौथा नंबर पर देखेंगे कि चिंतन एक विशिष्ट गुण है। चिंतन क्या है? एक विशिष्ट गुण है। अब बालकों में चिंतन, जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, हम लोग चूंकि टीचिंग लाइन में है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उन बालकों में आप चिंतन स्तर कैसे बढ़ाएंगे? कौन कौन से उपाय आप लगाएंगे कि बच्चों में जो चिंतन कौशल है उसको बढ़ाया जा सके? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बच्चों के सामने मैथ ही रख देते हैं और सूत्र के बारे में या मैथ के बारे में या कोई भी प्रकरण है उसके बारे में चिंतन बच्चे नहीं करेंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे, तो आगे नहीं सीख सकते
सकते। तो चिंतन का बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ हम लोग देखेंगे बालकों के चिंतन स्तर बढ़ाने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन उपाय निम्नलिखित है? पहला, आप खुद सोचिए ना, बालक को अगर चिंतन स्तर बढ़ाना है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, बालक को अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बालक को कोई उदाहरण, कोई प्रकरण अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा आप उदाहरण, इसका और उदाहरण बताओ, और इसका अर्थ बताओ, और इसका उदाहरण। यानी उससे क्या होगा कि वो चिंतन करेगा और उसका उदाहरण बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चिंतन कौशल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बालक को अनुकरण करने के लिए दृष्टांत उपलब्ध होने चाहिए। यानी बच्चों के सामने जो अनुकरण है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए दृष्टांत देखने, अगर दृष्टि सामग्री रखा जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर फल के बारे में कछुआ खरगोश पढ़ा रहे हैं या जंगल के बारे में बताए, तो उसका दृश्य अगर सामने आप ब्लैक बोर्ड पर चित्र चार्ट इत्यादि अगर बच्चों को आप दिखाते हैं तो उसमें क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, चिंतन करेंगे और अपना जो बताने का अनुकरण करके उसके बाद से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे सोच करके। इससे क्या होगा कि उनके चिंतन कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बालक को समस्या निदान करने पर स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए अवसर मिलना चाहिए। यानी बालक के सामने कोई भी समस्या होती है तो उसको निदान करने पर स्वयं की अभिव्यक्ति, यानी बच्चे को शाबाशी देना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इससे क्या होगा कि वो उसके अंदर चिंतन कौशल वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट देखेंगे, बालकों में सृजनात्मकता प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। 5वां नंबर हम लोग देखेंगे, बालकों में मौलिकता और लचीलापन को प्रोत्साहित करना चाहिए। छठा पॉइंट क्या हो जाता है, बालकों को उत्तर देने के लिए अंधानुकरण से बचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी बच्चों को उत्तर देने के लिए, कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर देने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 7वां नंबर, बालक को पूर्वाग्रह से मुक्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, 8वां नंबर। 9वां नंबर देखेंगे, बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यानी बालकों को ये बोलना चाहिए कि आप स्वतंत्र हो, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। यानी उनको स्वतंत्रता की प्राप्ति प्रदान करनी चाहिए कि बच्चे निर्भीक होकर के क्लास में बता सकें। इससे क्या होगा कि वो सोचेंगे, कोई भी अगर आप प्रश्न करते हैं, कोई भी पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। इससे क्या होगा कि चिंतन कौशल वृद्धि होगी। 9वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, बालक को किसी प्रश्न का उत्तर भिन्न प्रकार से देने के लिए स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ना अपसारी चिंतन में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई अगर प्रकरण है, कोई समस्या है, तो उसको भिन्न भिन्न तरीकों से हम लोग सोच करके, चिंतन करके उसका अर्थ निकालते हैं। तो वही पॉइंट हो जाता है कि बालकों में भिन्न भिन्न तरीका से, विभिन्न प्रकार से उत्तर देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। 10वां और लास्ट पॉइंट हो जाता है आज का, बालक को उत्तर देने के लिए वस्तुओं में संबंध ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बालकों को क्या करना चाहिए कि कोई प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें संबंध, जैसे चिड़िया और पेड़ का संबंध क्या है, तो चिड़िया क्या करती है कि पेड़ पर घोंसला बनाती है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया जो है, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है और पेड़ पर रहती है। तो ये चिड़िया और पेड़ का संबंध हो गया। तो इस तरीके से बालकों को उत्तर देने के लिए उनको अपना फ्री, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।